नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली जो हमारी क्लास रही थी वो स्वर पर आधारित थी। और उसमें क्या हुआ था कि हमने स्वर के जो आगे किन वर्गों में उनको बांटा गया वो सारा टॉपिक कर चुके थे। जो बात हमारी रहती थी वो थी कि स्वरों के उच्चारण स्थान, कि स्वरों को मुख के किस भाग से बोला जाता है। स्वरों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का क्या मतलब होता है? उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि मुख के जिस भाग से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख के जिस भाग से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारे मुंह के अंदर विभिन्न भाग होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि जो वर्ण है उनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, क कहाँ से बोला जाता है, ख कहाँ से बोला जाता है, तो आप लोग क्या बोलो कि मुंह से बोला जाता है। लेकिन मुंह से नहीं, मुंह के अंदर हमारे बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कंठ होता है उसके बाद हमारा दंत होता है, मूर्धा होता है, जिह्वा, तालु, ये बहुत सारे हमारे मुख्य भाग होते हैं जिनसे हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्वर हैं। स्वर हमारा सबसे पहला है अ और अ। ये जो स्वर हैं अ और अ, बोल के देखो इनको, आपकी जो ध्वनि है वो कहाँ से आ रही है? कंठ से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ए और आ का जो उच्चारण है वो कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। कंठ का हम कहीं कहीं पे नाम कंठे भी देखते हैं, तो एक ही बात होती है, कंठ और कंठे, ना कि दोनों अलग हैं। उसके बाद आता है हमारा ई और ई। अब हम जो ई और ई का उच्चारण करते हैं वो कहाँ से होता है? तालु से। अगर आपको वैसे याद ना रहे तो आप नॉर्मली याद रखिएगा कि मुंह के अंदर हमारा जो पहला भाग होता है वो कंठे होता है। हम कंठ को ही जानते हैं। अगर नॉर्मली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे मुंह के अंदर कौन से भाग होते हैं, कई बार हमारे मेरे कंठ में दर्द है या ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो हम कंठ को जानते हैं। या बच्चों की अगर प्रॉब्लम आती है, तालु की प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग कंठ और तालु को तो लगभग जानते ही हैं। तो हमारा जो ए और आ है, पहले नंबर पे हम कंठ को जानते हैं, तो इसलिए जो ए और आ है वो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ई और ई हम दूसरे नंबर पे तालु को जानते हैं, तो आपने तालु याद रख लेना है। उसके बाद हमारा आता है ऊ और ऊ। जब इनका उच्चारण करते हो तो आपके होठों की है जो शेप बनती है, इसलिए आप इनको क्या बोलोगे कि ये कैसे वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण है। या इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा री। आप इसका उच्चारण करके देखिएगा, री। तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर टच करती है, ऊपर वाला जो हमारा प्लेन भाग होता है वो हमारा क्या होता है? मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हमारा मूर्धा से होता है। उसके बाद आता है हमारा ए और आई। ए और आई का जो उच्चारण होता है वो कंठ और तालु से होता है। कहाँ से किया जाता है? कंठ और तालु से। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि ए और आई का उच्चारण स्थान बताइए, तो वो कंठ तालु होता है। आप कैसे करेंगे? अब ए और आई, एक के बाद हमने दो लिख दिए, पहले हमने एक लिखा फिर दो लिख दिए, ए और आई लिख दिए, तो आप क्या करो, अब एक के बाद जब ये दो हैं तो पहले और दूसरे को मिला दो, तो क्या बन गया हमारा? कंठ तालु। उसके बाद आता है हमारा ओ और औ। ओ और औ जो होता है, एक तो आपको पता लग ही रहा है कि इसको बोलते हैं तो होठों की शेप बन रही है। अब आप क्या करो, पहले और तीसरे को मिला दो, तो कंठ और ओष्ठ हमारा क्या बन गया? कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? हमारा कंठोष्ठ से ही किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा ऐउरा। ऐउरा कहाँ से बोले जाते हैं? हमारे कंठ से। ई और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। री का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। ए और आई कंठ तालु से, और ओ कंठोष्ठ से। तो ये है हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान, जो कि हमारे जो मुंह के विभिन्न भाग हैं उनसे बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो स्वर का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम आगे व्यंजनों की। व्यंजन, जो हमारा व्यंजन शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। व्यंजन, वी प्लस अंजन। और इनको व्यंजन को हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको हल भी कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की बात करते हैं तो 33 हमारे व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं, लेकिन जो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो व्यंजन की परिभाषा है वो क्या कहती है कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन
कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाने वाले? स्वरों की सहायता। स्वरों की सहायता से क्यों? ये क है, बोलते हैं क। ये जो क है हमारा, ये कब तक अधूरा है? जब तक इसमें स्वर न हो, यानी कि क प्लस अ ही मिलकर क्या बना? हमारा पूरा कह बना है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जिन वर्णों के पैर में या जिन व्यंजनों के पैर में ये हल चिन्ह लग जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो आधे हो जाते हैं, उनमें से स्वरों को बाहर निकाल लिया जाता है। हम एक शब्द बोलते हैं हलंत, बोलते हैं ना। अब ये हलंत का मतलब क्या है हमारा? ये दो शब्दों के मेल से बना है। हल प्लस में अंत से मिलकर हमारा क्या बना है? हलंत बना है। हल प्लस अंत, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जिनके अंत में हल हो वही क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो वो 33 कौन कौन से हैं वो देखिएगा, कौन कौन से 33 हमारे व्यंजन है। तो देखिए ये हमारे 33 व्यंजन है, क से लेकर ह तक, इनको क्या माना गया है? व्यंजन माना गया है। अब बात करते हैं व्यंजन की भेद की। तो मुख्यतः जो व्यंजन होते हैं इसके 3 ही भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? क से लेकर मैं तक 25 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। एक पंक्ति में 5 व्यंजन आ रहे हैं, हमारे पास 5 पंक्तियां हैं, तो कितने हो गए? 25। इनको क्या माना जाता है? स्पर्श व्यंजन। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के जो भाग हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये 25 हमारे हैं, वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद यो, र, ल और व, ये क्या होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन। क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है वो अंदर की अंदर ही रहती है। जो फेफड़ों से निकलकर वायु आती है वो कहाँ रहती है? वो अंदर की अंदर। यो, र, ल और व बोलते हो, यो, र, ल और व। तो हमारी जो ध्वनि है वो अंदर की अंदर ही रहती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श, स और है, ये हमारे क्या होते हैं? उसमीय व्यंजन होते हैं। उसमीय या फिर संघर्षी व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है और हमारे मुंह के अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? उसमें या फिर संघर्षी व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। तो मुख्यतः हमारे 3 ही भेद होते हैं व्यंजन के। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन है इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वर्गीय व्यंजन। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्गों की संख्या 5 मानी गई है। तो कैसे हैं 5? पहली लाइन जैसे कि क वर्ग। अब इसमें क्या, क वर्ग का मतलब क्या है कि क वाली पूरी की पूरी पंक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग का तृतीय वर्ण बताइए तो कौन सा है? क, ख, ग। ऐसे ही अंतिम चाहे कुछ भी पूछा जाए। उसके बाद आ गया च वर्ग, हमारा च वर्ग आ गया। नेक्स्ट है हमारा ट वर्ग, नेक्स्ट है हमारा त वर्ग और नेक्स्ट है हमारा प वर्ग। तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये वर्ग में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श और वर्गीय एक ही बात है। और इनकी संख्या पूछी जाए तो 25 बतानी है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 3 आपको और कोई दे दिए, एक इनमें से दिया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है, तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। उसके बाद जो ये हमारे अंतिम 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसको क्या माना जाता है? नासिकीय। नासिकीय व्यंजन माना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि नासिकीय व्यंजन का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, किस भाग से किया जाता है? तो नासिका मार्ग द्वारा ही इनका उच्चारण किया जाता है। और इनकी नासिकीय व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 5 मानी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी से हम क्या करेंगे कि हमारे जो व्यंजन है उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो उनका उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। पहली लाइन हमारी कहाँ से बोली जाती है?
क वाली लाइन हमारी कंठ से बोली जाती है। जैसे हमने स्वरों में क्या किया था कि ए और अ हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ई और ई तालु से बोले जाते हैं। तो पहले नंबर पे हमें कंठ और तालु ही याद है, तो कैसे आपने याद रखना है, पहली लाइन हमारी कंठ से बोली जाती है। ऐसे ही जो हमारा अंतिम वर्ण होता है वो भी कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की, कि कौन सा वर्ण है मुख के किस भाग से बोला जाता है। तो जो हमारी पहली लाइन है क वाली वो कंठ से बोली जाती है, और अंतिम वर्ण हमारा है भी कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। उसके बाद दूसरी लाइन हमारी च वाली तालु से बोली जाती है, तो हमारा ये और से ये दोनों भी कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से ही बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट ठ ड ढ अण, ये कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। तो हमारा रे और से भी किससे बोला जाता है, मूर्धा से ही बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं त थ द की, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से। तो ल और से भी कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प वर्ग है वो किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। तो हमारा वह है, ये एक ऐसा उच्चारण है जो कैसा उच्चारण है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, दंतोष्ठ से किया जाता है। अकेले वह का उच्चारण स्थान थोड़ा अलग किया जाता है, बाकी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जैसे पहली लाइन हमारी है जो क से लेकर अंग तक, वो कहाँ से बोली जाती है, कंठ से। दूसरी लाइन हमारी च छ ज झ य कहाँ से बोली जाती है, हमारी तालु से। तीसरी लाइन मूर्धा से, अगली दंत से, फिर ओष्ठ से। ऐसे ही नीचे वाले, जैसे कि पहली लाइन हमारी किससे बोली जाती है, कंठ से, तो अंतिम वर्ण हमारा है कंठ से। दूसरी लाइन हमारी तालु से, तो यह और सह भी तालु से। तीसरी लाइन हमारी मूर्धा से, तो र और सह भी मूर्धा से। अगली लाइन दंत से, तो ल और सह भी दंत से। अगली लाइन ओष्ठ से, तो जो हमारा वह है वो कैसा वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है। कैसे याद रखोगे, क से हमारा कंठ, कंठ के बाद तालु को जानते हैं, तो छ वाली लाइन हमारी तालु से होगी। उसके बाद ट ठ ड, देखो हमारी जीभ है वो ऊपर टच कर रही है, ऊपर वाला प्लेन भाग मूर्धा। ठीक है, उसके बाद त थ द। अब इसमें देखो दंत शब्द में ही द है, न है, त है, त है, द है, न है, तीनों इसी लाइन में है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। दंत, तय वाली लाइन हमारी दंत होगी। उसके बाद ओष्ठ, प फ बोल रहे हैं तो हमारे होठ है वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो ये कैसे हमारे व्यंजन हो गए, ओष्ठीय व्यंजन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या होंगे, जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान होगा। ऐसे ही हमने स्वरों का किया, और ऐसे ही हमारा क्या है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। उसके बाद जो एक चीज थी हमारी, वो थी अंग और अह। ये दो तो हमारे रह ही गए थे, क्योंकि हमने स्वर भी पढ़ लिए और हमने व्यंजन भी पढ़ लिए। तो ये अंग और अह ये क्या है, ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है। यानी कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको ऐसे वर्ण जिनको न तो स्वरों और न ही व्यंजनों की श्रेणी में रखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अयोग्यवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोग्यवा। यानी कि जिनका कोई योग न हो, जिनका कोई योग न हो, वो क्या है, हमारे अयोग्यवा। अयोग्यवा वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 2। अयोग्यवा जो वर्ण है हमारे वो कितने होते हैं, 2। जो ये है हमारा फर्स्ट, ये क्या होता है, अनुस्वार। इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और जो दूसरी ये 2 है, इनको आपको पता ही है कि ये विसर्ग होती है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उनको पता होगा कि ये जो 2 बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विसर्ग। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति किया जाता है। हम बोलते हैं, मैंने बोला कि मन बोलो, आप बोलते हो मन, और ऐसे ही मैंने इसके विसर्ग लगा दी तो क्या बन गया, मन है, यही बोलेंगे। तो लास्ट में हमने किसकी तरह उच्चारण किया, इसका है की तरह। तो विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति किया जाता है वर्ण की भांति इसका उच्चारण किया जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण नासिका मार्ग द्वारा होता है। नासिका मार्ग द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। तो हमारे जो अयोग्यवा वर्ण हो गए वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो हमारा अंग है इसको अनुस्वार कहा जाता है, जो अह है उसको विसर्ग कहा जाता है, जो विसर्ग है इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है हमारे। पहला, अयोग्यवा वर्णों की संख्या बताइए। दूसरा, अनुस्वार का उच्चारण मुख के किस भाग से किया जाता है। तीसरा, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति किया जाता है। तो यही हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस वर्ण के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी
आगे आने वाली वीडियोस है उसमें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।